नमस्कार दोस्तों। वैश्विक स्तर पर एआई का जो गवर्नेंस है, आज इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ये आपका जीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस में इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को फुल यहाँ पे जो जानकारी है एआई के गवर्नेंस से, वो आप लोगों को प्राप्त होगा। अभी देखो, ये सुर्खियों में था। जो काउंसिल ऑफ यूरोपीय है, उसने एक संधि लेकर आया। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ब्रीफिंग आप लोगों को कर दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत क्या सोचता है, यूरोपीय संघ क्या सोचता है, G20 G7 के देश क्या सोच रहे हैं, पूरा विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या सोचता है। और चूंकि यह मानवीय प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक मनुष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सुर्खियों में जितने भी न्यूज हैं उस पर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार, लोकतंत्र के मुद्दे, कानून के मुद्दे, ये सारे चीजों को देखते हुए जो इंटरनेशनल आपका काउंसिल ऑफ यूरोपियन है, उसके द्वारा एक संधि समझौता लेकर आया गया और ये कुछ पहलुओं पर बात करता है। उससे पहले आप जानेंगे जो सीओई है एक्चुअल में है क्या। यानी कि सीओई को, इसका हिंदी रूपांतरण है यूरोपीय परिषद। क्या है? यूरोपीय परिषद। और इसकी जो स्थापना है ये 1949 में की गई और ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंट काउंसिल है, यानी कि अंतर सरकारी संगठन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तरह तरह के विभिन्न देश के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं। आप भारत में भी देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। जब भारत को डिजिटल इंडिया के रूप में देखना आप चाहेंगे, या जब भारत 2047 में पूर्णतः डिजिटल हो जाएगा, भारत, यहाँ के प्रत्येक लोग उसके दायरे में आ जाएंगे, तो उनके लिए क्या आवश्यक होगा, क्या मानवीय सहयोग के लिए जरूरी होगा, इसी को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आपका इंटेलिजेंस है, वो इस पे सुधार कार्य किए जा रहे हैं। अब यहां पर शामिल कौन सा है ये, तो सीओई में शामिल देश हैं यूरोपीय संघ के देश और अन्य देश भी इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ के देश कहने का मतलब है लगभग 28 देश इसमें शामिल है और इसमें सदस्यों की संख्या 46 है, पूरा यूरोपीय यूनियन। और इसके साथ अन्य बाहरी जो देश है वो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ट्रीटी आया है इसमें जापान और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस ट्रीटी में शामिल है। और ये किन मुद्दों पर बात करता है इसका भी हम बात करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात तब शुरू हुआ जब ये चर्चा का विषय बना 2019 में, जब यूरोपीय परिषद यानी यूरोपीय काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कमेटी बनाई कि आखिर कौन से कानून विश्व के देश अपनाएं जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग बेहतर ढंग से बन सके। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सिंपल समझना, जब आप एक मॉल में प्रवेश करते हो तो जो गेट स्वयं खुल जाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी मशीन जो है खुद सेंस कर लेता है। अगर आपका मोबाइल मान लें कि आपसे दूर है, अभी इस तरह का भी मोबाइल आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज हो गया, इतना तेज काम करता है कि अगर फिंगरप्रिंट से तो मोबाइल खुलता है, ये आप लोग जानते हो, लेकिन कई मोबाइल ऐसे अब आ रहे हैं कि फिंगरप्रिंट आपका ही है, खुलना भी चाहिए, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है या फिर इस एरिया में जहां से आपको खोलना है उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, तो मोबाइल नहीं खुलेगा। यानी कि आर्टिफिशियल एआई जो है इतना डीप कार्य कर रहा है, चाहे एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज हो, किसी भी तरह का क्षेत्र अब एआई से अछूता नहीं। आप गूगल में एक फोटो सर्च करते हो, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, आपको फटाफट से वो प्रोडक्ट आपके अन्य साइट में दिखने लगता है, जैसे यूट्यूब में भी दिखने लगेगा उसका ऐड,
फेसबुक में भी दिख रहा है, इंस्टा पे भी दिख रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई सारे देशों ने अपने अपने यहाँ कानून बना रखा है। उसमें जैसे G7 के जो जितने भी देश हैं ये एआई समझौता लेकर आए थे, यूरोपीय संघ के द्वारा एआई कानून लेके आया गया था, या फिर इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बेलेचली घोषणा पत्र याद रखना एआई के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। बेलेचली घोषणा पत्र एआई के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एआई के विषय में एक चीज और आप लोगों को बताएं कि इसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है इसके लिए कुछ मौलिक सिद्धांत है जो आपको आंसर राइटिंग में करना है। जैसे मानवीय गरिमा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर यूज करना है तो उसमें मानवीय गरिमा जो है वो बनी रहे। व्यक्तिगत स्वायत्तता, यानी कि पब्लिक का या इंडिविजुअल जो उसकी अपनी गरिमा है वो कायम रहे। फिर कहता है कि ये इक्वलिटी लेके आए, समानता लेके आए, गैर भेदभाव रहित हो, यानी कि ये भेदभाव को जन्म ना दे। फिर कहता है इसमें गोपनीयता बनी रहे, सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अभी एक जो खतरा बढ़ रहा है फेक न्यूज का, किसी के बारे में कुछ भी दुष्प्रचार कर देने, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कानून होगी उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैसे ये गोपनीयता को बनाए रखे, किसी के इंफॉर्मेशन को इधर उधर करने का प्रयास ना किया जाए एआई के। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, व्यक्तिगत जो डेटा है उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे मान लो आपके ड्राइव में गूगल ड्राइव होगा, आपका गूगल ड्राइव में बहुत सारा जो आपका जानकारी है वो सेव हो रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो जानकारी को किसी भी तरह लीक कराया जा सकता है। इन चीजों पर प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसे कानून आने चाहिए। तो उसी पे ये अभी हाल में न्यूज में था, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दिया जाए अच्छे से डिटेल। पारदर्शिता इसमें हो, निगरानी भी हो, यानी ट्रांसपेरेंसी बने रहे कि भाई कोई अगर एआई का यूज कर रहा है या देश में एआई का यूज हो रहा है तो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना उस व्यक्ति को बताए इधर से उधर ना किया। दूसरा, निगरानी, यानी इसमें सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति का अपना पासवर्ड है, मान लो किसी भी तरह का पासवर्ड आप लगा करके, एआई क्या करेगा, उसे तुरंत तोड़ देगा। इस चीज से बचाना होगा, यानी कि इस चीज से उस प्रक्रिया को बचाना होगा कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी के हनन ना हो। दूसरा चीज है इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका वो सुशासन के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि कुशासन के लिए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से चीजें इतनी आसान होते जा रही है, इसे एक हथियार के रूप में यूज किया जा सकता है। लोकतंत्र पे खतरा आ सकता है, नियम कानून को ताक पे रखा जा सकता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कई देश जो है वो कदम उठा रहे हैं। तो कुछ मौलिक सिद्धांत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये भी आप लोगों को जानकारी में रखना है। दूसरा, आखिर एक अच्छे गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है? पूरे वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक गवर्नेंस की जरूरत ही क्यों है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जोखिम न्यूनीकरण, यानी कि जो रिस्क है वो कम किया जाए। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन करना है या आपदा आ गई, तो इन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। अभी जैसे सैटेलाइट के माध्यम से पता कर दिया जाता है कहां पे कौन सी आपदा आने वाली है, मशीनी तंत्र से। लेकिन जब उसमें एआई जोड़ देंगे तो क्या हो, तो सिंपल होगा कि कहीं आपदा आने वाली है, तुरंत जो 5 मिनट में चीजें पता चलनी थी 5 सेकंड में पता चल गई। तो रिस्क को कम किया जाए, एक तो ये हो गया। लेकिन अभी यहां पे पहुंचना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इससे पहले लोकतंत्र को और मानव को यह चीज समझना होगा एआई है क्या। ठीक है, तो एआई का जो प्रणाली है, इसमें जो इसका नियम कानून है, इसमें जो वैश्विक जोखिम आ रही है, सबसे पहला जो जोखिम आ रहा है रोजगार का। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है तो रोजगार की क्या होगी, कमी होगी, ये एक जोखिम है। दूसरा, भेदभाव बढ़ जाएगा, यानी एआई तुरंत डिटेक्ट कर लेगा
किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे रखना है, एक ये भेदभाव की स्थिति आ सकती है। निगरानी यानी कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये जोखिम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चला कि बिना आपके घर में गए पता चल गया कि आपके घर में कितना गोल्ड है, आपके घर में कितना पैसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां तक चीजों की जानकारी रखने में संभव बन रहा है, अपने आप को संभव बना रहा है। फिर सैन्य कार्य यानी कि जो आर्मी है, अब आर्मी की सेंधमारी करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर दिया जाएगा। इन चीजों को देखते हुए जो जोखिम बना हुआ है, इन चीजों को देखते हुए इस पर एक वैश्विक कानून बनाना बहुत जरूरी है। जैसे सिंपल आप लोग समझना कि सैटेलाइट सिस्टम के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बनाए हुए कानून, या सिंपल समझो कि जो समुद्री संसाधन है उस पर किसका हक होगा, अधिकार होगा, इसके लिए भी एक संगठन है, अनक्लॉज बना हुआ है इसके लिए कि समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक आपका क्षेत्राधिकार होगा आपके तट से। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। फिर आता है कि लोकतंत्र के लिए ये खतरा है, बात सही है। जैसे उदाहरण के लिए दुष्प्रचार कर दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी भी बड़े नेता का दुष्प्रचार कर दिया जाए, ठीक है, बड़े नेताओं का छवि खराब करने के लिए एआई के माध्यम से फेक पिक बन जाता है, ठीक है, किसी का भी जो है वो गलत इमेज बना दिया जाए तुरंत, समाज में कोई वीडियो बन गया वैसा। दूसरा फेक न्यूज, सांप्रदायिक न्यूज जो है कुछ ऐसा फैला दिया जाए जिससे तनाव बढ़ जाए। तो इन तत्वों से लोकतांत्रिक जो कामकाज है उसमें खतरा पैदा हो जाएगा, प्रशासन को नया चुनौती देखने को मिलेगा। दूसरा कहता है असमानताओं से निपटना। एआई में क्या है अभी कि एआई को तो वही यूज करेगा ना जो सबसे ज्यादा विकसित है, यानी डेवलप्ड है, यानी स्किल्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तरह का चीज है जिससे निपटने की जरूरत है, और इन्हीं तथ्यों को देखते हुए पूरा विश्व में जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज में लगे हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज तो किया जाए, लेकिन कुछ निगरानी के साथ, कुछ सुरक्षा के साथ, कुछ बाधाओं के साथ, ठीक है। इसी में आपका एक है सीमा पर प्रकृति। अब देखो सीमा पे क्या होता है, यानी बॉर्डर पे, बॉर्डर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बहुत तगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि मान लो किसी देश का सीमा के बारे में पता लगाना है, इस सीमा में इसके कितने सैनिक हैं, ठीक है, कितने बारूद हैं, कितने इसके पास हथियार हैं, वो तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे डिटेक्ट करके बता देगा। तो कहीं ना कहीं ये तो उसकी गोपनीयता आप जान गए, या आपकी गोपनीयता दूसरा कोई जान गया, आप पे अटैक इजिली कर लेगा वो, ठीक है, कौन सी चीजें कहां रखी हुई है। तो इसलिए इन तथ्यों को देखते हुए विकास जो है विनाश का कारण ना बन जाए, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गवर्नेंस जरूरी है। दूसरा कहता है अनुचित तरीके से समायोजन। अनुचित तरीके से समायोजन ऐसा तब होता है जब एआई प्रणालियां ऐसे तरीकों से कार्य करती हो जो मानवीय इच्छाओं को नहीं दिखाते हो। यानी कि मान लीजिए आपका मन है खाने को पिज्जा, आपने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, ठीक है, अब आपको यहाँ पे नॉनवेज, आप वेजिटेरियन हो, लेकिन जोमेटो में क्या हो रहा है, आपको फिर नॉनवेज का भी पिक्चर उसमें आ रहा है। ये किसका कमाल है, एआई का कमाल। किसका कमाल है, एआई का। यहाँ पे मानव की इच्छा को दरकिनार किया गया है। एआई ने इन तथ्यों के लिए ही गवर्नेंस की जरूरत है, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। फिर इसमें कहता है, इसके प्रमुख उदाहरण में क्या है, चिकित्सा संबंधी अव्यवहार सिफारिशें, पक्षपाती एल्गोरिदम, या फिर कंटेंट मॉडरेशन। अब देखो ये जो बोल रहा है पक्षपाती एल्गोरिदम, ये क्या है, आपने सर्च किया पिज्जा तो डोमिनोज का भी आ रहा है, हॉटलिप्स का भी आ रहा है, तमाम आपके पास आने लगा, रिकमेंड करने लगा, लेकिन बीच में पता चला आपको, आप वेजिटेरियन हो, नॉनवेज का आ रहा है आपके पास। तो ये क्या है, ये पक्षपाती एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये चीजें होती, ठीक है। तो ये इन चीजों के लिए मानवीय जो इच्छाएं हैं उसका कहीं गला ना घोट दे ये एआई, इसके लिए ये चीजें जरूरी, ठीक है। फिर कहता है व्यापक पैमाने पर उपयोग, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, कानून परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्र में निर्णय लेने में एआई प्रणालियों को तेजी से अपनाया जा रहा है। बात सही है। जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे ही देखो
किसी प्रोसेशन में, मान लो किसी भीड़ का एक प्रोसेशन निकल रहा है, भीड़ की संख्या नहीं की जा सकती है, ड्रोन को उड़ाया जाता है, ड्रोन से यह अनुमान लगा लिया जाता है कि यहाँ पे 5000 लोग। ये किसका कमाल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। अब उसमें यह भी पता चल जाएगा कि उस भीड़ में कौन कौन से चीजें शामिल थी, उस भीड़ में किस व्यक्ति के पास क्या था। यह किसका कमाल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। सिंपल समझो, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, एक मोबाइल, ये आपके ऊपर 24 घंटा नजर रखता है। इसका माइक और कैमरा एनी टाइम ऑन रहता है, आप लोगों को पता नहीं चलता। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मोबाइल ऑन रहे ऑफ रहे, डिस्प्ले A to Z चीज वो मोबाइल जो है आपका सुन रहा है, आपको जान रहा है। तो इन गोपनीयताओं को जो भंग हो रहा है, इसी के लिए जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कानून बेहतर बने। भारत इस पे क्या कर रहा है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा आप लोगों का लंबा चलने वाला है। सबसे पहले अभी मैंने बात किया कि कानून क्यों जरूरी है, फिर अब मैं बात कर रहा हूं कि इसके समक्ष चुनौतियां क्या है, यानी कि अब बात करेंगे हम चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस क्या है कानून बनाने में? सबसे पहले प्रतिनिधित्व की कमी, यानी कोई भी जो है संस्था आगे आकर खड़ा नहीं हो। जैसे एआई गवर्नेंस से संबंधित पहलों में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव है, अर्थात एआई के विकास से जुड़ी हुई संस्थाओं, निम्न आय वाले देश, विशेषकर ग्लोबल साउथ देशों को प्रतिनिधित्व की कमी देखी गई है। इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एआई के मूल्यांकन और वित्त पोषण में भारी असमानताएं उत्पन्न हो रही, यानी कि विश्व में जो देश गरीब है वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी बात नहीं चल रहा है। तो ये ग्लोबल असमानता है, यानी ग्लोबल गैप देखने को मिल रहा है। जिसके पास ज्यादा कैपिटल है वो अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अच्छे से यूज कर रहा है, और दूसरे देश को इसका नुकसान हो रहा है। तो ये जो प्रतिनिधित्व उभर के सामने नहीं आ रही है, लीडरशिप जो सामने नहीं आ रही है, ये एक नुकसान देखने को मिल रहा है, ये प्रमुख चुनौती है। फिर कहता है, उदाहरण के लिए इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे कि एआई से जुड़ी कई चर्चाओं या पहलों में केवल 7 देश द्वारा ही भाग लिया जा रहा है, केवल 7 देश, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया भी ले रहा है, चीन भी ले रहा है, कनाडा भी है, रूस भी है, मतलब जो बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जापान है, ठीक है। तो इन देशों के द्वारा चर्चाएं ली जा रही हैं, जबकि विश्व में लगभग 118 ये आपके 222 देश हैं, उन देशों की कोई बात हो ही नहीं रही है। समन्वय संबंधी अंतराल, समन्वय क्या है कि भाई कोरिलेशन के साथ काम करना चाहिए, एआई को गवर्नेंस को कैसे हम आगे बढ़ाएं, के लिए कोई बात ही नहीं हो रहा, यहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं देखने को, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती देखने को मिल रहा है। वैश्विक तंत्र में इसका एक अभाव देखने को। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, कहता है अलग अलग देश और क्षेत्रों में एआई के नियमों में भिन्नता के कारण एआई प्रणालियों को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना या एक दूसरे के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे वैश्विक स्तर पर एआई का विकास और उपयोग जो है सीमित हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केवल नकारात्मक पक्ष ही मजबूत है, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि असमानताएं इतनी हैं, विकासशील, विकसित और अल्प विकसित में ये चीजें सब लोगों तक नहीं पहुंचे, ये संपूर्ण मानव का कल्याण नहीं कर पा रही। फिर कहता है विविध देशों द्वारा एआई चुनौतियों पर अस्थायी प्रक्रिया दी जाती है ना, प्रतिक्रियाएं, यानी कि जितने भी देश हैं अलग अलग माइंडसेट रखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अलग अलग बात करते हैं। सबके अपने अपने पक्ष हैं, सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने लाभ हैं। कर्ण दृष्टिकोण क्या कहता है? एआई के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण इसके जटिल वैश्विक प्रभावों से निपटने में देशों की क्षमता को बाधित करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे लोग नेगेटिव भी अपने मन में पाले हुए हैं, जिसके कारण भी ये चीजें बहुत प्रखर रूप से आगे नहीं आ रही। आज आईटी सेक्टर है ना, विभिन्न देशों का, तो कुल 10 से 12 देश हैं जिसके आईटी सेक्टर में एआई पर चर्चा हो रही है, बाकी अन्य देशों पर कोई भी इस तरह का चीज पे चर्चा हो ही नहीं रहा। क्रियान्वयन में कमी क्या है? सबसे पहले
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो फंड चाहिए, फिनांस चाहिए, इस चीज में कमी है, जिसके कारण क्रियान्वयन इसका नहीं हो पा रहा है। अभी देखो, इसमें सरकार और निजी कंपनियों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाने रखने के लिए मजबूत प्रणालियों का क्या है, अभाव है। एआई के विकास के लिए आवश्यक राष्ट्रीय रणनीति को बेहतर ढंग से लागू करने में संसाधन और सहयोग दोनों की कमी है। रिसोर्स भी नहीं है, हेल्पलेस भी फील कर रहा है। तो जो एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी होता है वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आ जाता है। बिहेव में है कि नहीं एआई का यूज करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल आ जाता है सामने कि नहीं इसे यूज करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये। तो तमाम इसमें जो कमी है, जिसके कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षमता है उसका प्रयोग अच्छे से नहीं किया जा रहा है। फिर इसमें कहता है एआई क्षमता निर्माण के लिए समर्पित वित्त पोषण, जो कि मैंने आपको बताया, इसका अभाव है। देश को वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकता है, यानी कि जो जितना ज्यादा जिसके पास फंड है वो अपने तरीके से उस फंड का यूज कर रहा है और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा रहा है। फिर इसमें कहता है एआई को विनियमित करने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति 4 नीति आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग करने के लिए #AI for all रणनीति की शुरुआत की है। यह नीति आयोग के द्वारा किया गया। जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि नीति आयोग ने एआई के विकास और क्रियान्वयन में नैतिकता एवं जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत जारी किया, यानी कि एक प्रिंसिपल जारी किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। कौन? नीति आयोग। आपको पता है नीति आयोग जो है ये हमारे देश में नीति के निर्माण के लिए ये क्या है, समर्पित है, और उसका क्रियान्वयन करते हैं और उसका रूपरेखा तैयार करते हैं और उसका रिजल्ट भी पेश करते हैं। फिर कहता है इसके बाद आयोग ने जिम्मेदार एआई के लिए संचालन सिद्धांत भी जारी किया। यह सिद्धांत सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए ठोस कदम उठाए जाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन कौन से हमारे यहाँ पे मंत्रालय लगे हुए हैं। तमाम मंत्रालय अपने अपने क्षेत्र में जो क्रियान्वयन कर रहे हैं, कोई उद्योग से जुड़ा है, कोई कृषि से जुड़ा है, कोई सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, कोई एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये सबको नीति आयोग जो है एडवाइजरी जारी करके ये बता रहा है कि आप कैसे अपने क्षेत्र में इसके सिद्धांतों को यूज कर सकते हैं और कैसे इसके संचालनात्मक रूप को यूज कर सकते हैं। एक टॉपिक है आप लोगों का एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी इंडिया एआई। इंडिया एआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैटी ने एआई के क्षेत्र में नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई इंडिया नामक प्रोग्राम को शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम? इंडिया एआई कार्यक्रम। इसमें क्या है कि व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम में कैसे अपने जीवन में नवाचार और इनोवेशंस को यूज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ये इसमें बताया जाता है। फिर आता है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। आपको यहां भी बता रहे हैं इंडिया के द्वारा क्या क्या चीजें की गई, ये ध्यान में रखिएगा। कहता है ये जो अधिनियम है, इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आपका डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एआई से जुड़ी निजता संबंधित चिंताओं का समाधान करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत सारी चिंताएं भी सामने आ रही है कि भाई ऐसा ना हो डेटा लीक हो जाए, पर्सनल डेटा किसी का लीक हो जाए। फिर आता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ग्लोबल पार्टनरशिप में कौन कौन है? भारत बेशक इसमें शामिल होगा, भारत इसका सदस्य है। भारत जिम्मेदार एआई पर वैश्विक चर्चाओं में भाग लेता है और अपनी रणनीतियों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, यानी कि वर्ल्ड में जो फिनोमेना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भारत भी चलने का कोशिश करता है। फिर अगला है वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम। वर्ल्ड में इसमें क्या हुआ है? सबसे पहले एआई पर G7 समझौता हुआ, यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम आया,
है ना। अब इसमें क्या है, इसका उद्देश्य एआई प्रणालियों के लिए जिम्मेदार विकास उपयोग के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना है। दूसरा, यूरोपीय यूनियन में क्या है, एआई पर यूरोप का पहला प्रमुख विनियमन कानून है। इसमें एआई के उपयोग को 3 जोखिम स्तरों पर रखा गया है। क्या क्या, अस्वीकार्य जोखिम, यानी कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिस्क को अस्वीकार किया जाएगा, एआई ऐसा हो। दूसरा, हाई जोखिम, यानी कि जहां हाई रिस्क है वहां पे एआई को कैसे यूज करना है। और कम या न्यूनतम जोखिम में वर्गीकृत किया गया है कि एआई जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें किस तरीके के जोखिम है। 3 तरीके के जोखिम है और उसको क्लासिफाइड करके कैसे यूज किया जाए और कैसे जोखिम को कम किया जाए, इसका बात किया जा रहा है। ठीक है। फिर कहता है बेले चले घोषणा पत्र। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि बेले चले घोषणा पत्र जो है ये वास्तव में एआई से संबंधित है। यह फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न अवसरों, जोखिमों की साझा समझ स्थापित करता है। इस पर 28 देश और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किया है। अब इसका ब्रीफ आप लोगों को बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे की राह केवल लास्ट में आपको देखना है कि अब आगे क्या होना चाहिए। तो वर्ल्ड में यूएनओ सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है। यूएनओ को इस पे वैश्विक स्तर पर भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य किया। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या कहता है कि जो गवर्नेंस बनाया जाना है एआई, तो इसका नाम होना चाहिए एआई फॉर ह्यूमैनिटी। और संयुक्त राष्ट्र का इसका रिपोर्ट आया, इसमें जो है कुछ सिफारिशें हैं। क्या क्या सिफारिशें, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी सिफारिश दी है और उस पुस्तक का क्या नाम है, एआई फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या क्या है, एआई गवर्नेंस के लिए लचीला और विश्व स्तर पर जुड़े ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना जो साझा समझ एवं लाभों को बढ़ावा दे। यानी कि जितने भी वर्ल्ड के देश हैं उनको ये चीजें समझ में आए कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा लचीला हो, इसका कानून लोगों के कल्याण के लिए ये कानून। ठीक है। एआई पर एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन किया जाना चाहिए जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हो, जैसे कृषि का भी लोग उसमें शामिल हो, सर्विस सेक्टर का शामिल हो, आईटी सेक्टर का शामिल हो, समुद्र में किसी तरह का खोज कर रहा हो वैसा वैज्ञानिक उसमें शामिल हो, अंतरिक्ष में खोज कर रहा है वैसा वैज्ञानिक शामिल हो। तो ये सारी चीजें यूएन की रिपोर्ट में दी गई है। अब इसका ब्रीफ अगर आप लोग समझो तो जो टॉपिक आपने देखा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो आप लोग पढ़ते हो इसमें आपको 5 तरह की चीजों को ध्यान में रखना है। पहला आपका टॉपिक है कि विश्व में इसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, नियम कानून को लेकर। क्या मैंने बताया, विश्व में क्या कार्य किए जा रहे हैं। अब इसमें आपने देखा कि नियम और कानून के लिए अगर बात करेंगे कि क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो आपको मैंने बताया बेले चली। ठीक है, बेले चली अधिनियम जो पत्र था। दूसरा, सीओई यानी काउंसिल ऑफ यूरोपीय के द्वारा काम किया गया। तीसरा, यूएन के द्वारा जो रिपोर्ट आपको मैंने बताया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है उसे। ये तो पहला चीज हुआ जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, भारत इसके लिए क्या कर रहा है, तो भारत में नीति आयोग जो है ये इसके लिए कार्य कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तीसरा, आपको इसमें अपना दृष्टिकोण देना है, अपना भी दृष्टिकोण इसमें आपको रखना है कि वास्तव में किस तरीके से एक एआई को कार्य किया जाना चाहिए, कैसे लागू किया जाना चाहिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एआई का मौलिक सिद्धांत क्या तय किया जाना, मौलिक सिद्धांत क्या तय किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला वीडियो जो सुर्खियों में रहेगा वो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।